हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि सभी 13 के 13 मल्हार एनसीईआरटी के चैप्टर करवाने के बाद मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगी और आपके साथ जो वादा किया था आज मैं उसको पूरा भी कर रही हूँ। जो 13 के 13 चैप्टर है मैं उन सबकी आज मैराथन क्लास लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और यदि आप पसंद आएंगी तो देखो हम आमने सामने नहीं है, सिर्फ कमेंट के द्वारा ही हमें पता लगता है। और आपके जो एक कमेंट होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर जाना। लाइक शेयर आपके ऊपर है बट कमेंट जरूर करके जाना। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमें एग्जाम के अंदर क्या क्या याद रखना है, ठीक है। तो हमें एग्जाम के अंदर एक तो याद रखना है कि ये पंक्ति है, कविता की पंक्ति याद रखनी है और कविता के कवि को याद रखना है और ये गद्य की कौन सी विधा है। बस आप 3 पॉइंट को याद रखोगे, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। इस क्लास के अंदर आपको सभी 13 चैप्टर करवाए जाएंगे और बहुत कम समय में करवाए जाएंगे क्योंकि समय जो टाइम है इसकी वैल्यू मैं अच्छे से समझती हूँ, ठीक है। और मैं हर क्लास में बताती भी हूँ क्योंकि मुझे खुद बहुत मतलब बोरियत होती थी जब 20-20 क्वेश्चन को 2-2 घंटे में करवाते थे, तो मुझे बस वही इरिटेशन करती थी और मैंने लाइफ में यही सोचा था कि मैं कभी किसी का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हमारी कविता है वो है मातृभूमि। तो इसके जो कवि हैं इसको याद रखना है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, सोहनलाल द्विवेदी इसके कवि हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, कविता की पंक्तियां याद रखनी है। चलो थोड़ा थोड़ा मैं भावार्थ बता दूंगी और इसलिए मैं इस पंक्तियों को इस पीडीएफ में लेके आई हूं ताकि आप एग्जाम के समय यदि रिवीजन के तौर पर देखो तो पंक्तियां आपको याद रहे। नहीं तो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लेके आ सकती थी, फिर भी मैं आपके लिए पंक्तियां लेके आई हूं ताकि आपको पंक्तियां नहीं भूलनी है, ठीक है। और क्योंकि ये पंक्तियां यहाँ नहीं, सिर्फ एचटेट में नहीं, जो ईएमआरएस का एग्जाम हुआ है वहां पर भी पंक्तियां पूछी गई हैं। यदि आपने रहीम के दोहे पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया था कि ईएमआरएस के अंदर ये वाली लाइन आपसे पूछी हुई थी, ठीक है। तो ये पंक्तियां आप इन फ्यूचर केवीएस ईएमआरएस एनवीएस दोगे तो आपको तब के लिए भी याद रखनी है। तो इसलिए मैं पंक्तियों पर फोकस कर रही हूँ आपको। तो आपको ये पंक्तियां याद रखनी है। शॉर्ट में बताऊंगी, आपको इन सबका मतलब पता है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित्य सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। कुल मिलाकर इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो हमारा ऊंचा खड़ा हिमालय, जो हमारा हिमालय भारत के उत्तर में खड़ा है, वो भारत की रक्षा करता है। और नीचे पख्तर जो भारत के नीचे है दक्षिण की तरफ, वहां पर हिंद महासागर बह रहा है, ठीक है। और जो हमारी तीनों नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती, वो हमारे देश में लहर रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं, वो अपनी नदियां क्या है, अपनी जगमग छटा निराली अनोखी निराली को पग पग छहर रही हैं, मतलब फैला रही हैं। तो यहाँ पर जो इस कविता के अंदर भारत की, आपको पंक्तियों देखते ही समझ जाओगे यहाँ पर भारत की क्या मिलेगी, भारत की भौगोलिक सुंदरता का वर्णन मिलेगा इस कविता में। भौगोलिक मतलब ये भूगोल ही हो गया, जैसे हिमालय का वर्णन करना, नदियों का वर्णन करना, जो समुद्र का वर्णन करना, ये भारत का भूगोल का ही वर्णन हो गया। भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता मिले तो ये वो भी मल्हार कविता होगी। और भारत के जो महापुरुष हैं, आदर्श महापुरुष हैं, उनका वर्णन आए तो आप समझ लेना कि ये मातृभूमि कविता है। तो कुल मिलाकर आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। देखो पंक्तियां को आप अच्छे से देखो, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। भी मेरी मातृभूमि वही है जहां मैंने जन्म लिया है, जहां मैंने पुण्य किया है, जहां जो मेरी स्वर्ण भूमि है। जैसे स्वर्ण भूमि मतलब जहां पर हमारी फसलें जब पककर मतलब सोने जैसी हो जाती हैं तो सुनहरे रंग की हो जाती है, तो उसके बारे में बताया गया। अनेक झरने झरते जिसकी पहाड़ियों में, यहाँ पर भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया। चिड़िया चहक रही मस्त झाड़ियों में, अमराइयां घनी है कोयल पुकारती, मतलब हमारे देश में आम के बाग बहुत घने हैं जहां पर कोयल पुकारती है। बहती मल्या पवन तनवन संवारती है, जो मल्या पवन है वो क्या करती है, हमारा तनवन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहां रघुपति, जैसे मैंने कहा था आदर्श पुरुषों का जहां वर्णन होगा वो भी हमारी मातृभूमि कविता की पंक्तियां होगी। जन्मे जहां रघुपति मतलब राम, जन्मी जहां सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। और गौतम ने जन्म लेकर परिपूर्ण जग को किया, जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया। अहिंसा का पाठ हमें बुद्ध ने सिखाया था। तो यह युद्ध भूमि मेरी है, बुद्ध भूमि मेरी है, जन्म भूमि मेरी है, मातृभूमि मेरी। तो इसके साथ ही हम इस कविता का जो विषय है उसको करते हैं। तो इस कविता का विषय क्या है ये देख लीजिए, हिमालय।
हिमालय भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है और देश के रक्षक के समान है। नदियां, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां इस पावन धरती को अपने जल से सींचकर क्या करती है, खुशहाल बनाती हैं। प्राकृतिक छटा, यहाँ के बागों में आमों की घनी छाया है, यहाँ कोयल कूकती है। शीतल मल्ल्या पवन मन को क्या करती है, प्रसन्न करती है। दक्षिण से आने वाली पवन को क्या कहा गया है, मल्ल्या पवन कहा गया है। महान विभूतियां, इन चारों का जहां भी वर्ण हो, तो शॉर्ट में कहूं तो इन चारों जो चारों को आप पंक्तियों को पढ़कर आपको आभास हो जाएगा कि ये चारों का जहां भी वर्ण हो, भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और आदर्श पुरुषों का जहां भी वर्णन हो, आप समझ लेना वो मातृभूमि कविता की पंक्तियां होंगी और उसके रचनाकार सोहनलाल द्विवेदी होंगे। और महान विभूतियां, यह भूमि जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता, योगेश्वर श्री कृष्ण और शांति दूत गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था। ठीक है, आपको अच्छे से उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं। तो मातृभूमि कविता के कवि कौन है, आप अच्छे से जानते हैं, सोहनलाल द्विवेदी है। आकाश कौन चूम रहा है, हिमालय चूम रहा है, सॉरी, तो कौन चूम रहा है, तो हिमालय चूम रहा है। चरण कौन पखारता है, समुद्र पखारता है। और समुद्र के लिए यहाँ पर सिंध वर्ड का प्रयोग किया गया है, ये भी आपने याद रखना। मल्ल्या पवन क्या करती हैं, तन मन संवारती हैं, बी। और वंशी पुनित गीता किसने सुनाई, श्री कृष्ण ने सुनाई। अमराइयों का क्या अर्थ है, आपसे अमराइयों का अर्थ पूछा जा सकता है, जिसने कविता पढ़ी है उसके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। आम के बाग, जग को दिया किसने सिखाया, गौतम बुद्ध ने सिखाया था। स्वर्ण भूमि किसे कहा गया है, मातृभूमि को कहा गया। पहाड़ियां में क्या झरते हैं, झरने झरते हैं। ठीक है, और यह कविता का भाव क्या है, ठीक है, इस कविता का भाव क्या था, देश की भक्ति। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूसरा चैप्टर था गोल, मेजर ध्यानचंद के ऊपर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था और वो आत्मकथा में से लिया गया संस्मरण था। ठीक है, तो आपको यहाँ गद्य की विधा भी बताई जाएगी। वो गद्य की विधा के अंदर कविता थी सोहनलाल द्विवेदी की, और ये इसके लेखक कौन है, मेजर ध्यानचंद है। और विधा कौन सी है, संस्मरण है। आत्मकथा है ना, जो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है उसके अंदर से गोल एक अंश है, एक मतलब भाग है, उसको लिया गया है, ये संस्मरण है। ठीक है, और पुस्तक तो हम सभी जानते ही हैं, तो आपको विधा जरूर याद रखनी है। मैंने एक एक विधा आपको अच्छे से बताया है। तो आप मुझे 13 की 13 विधाएं उंगली पर याद है, मुझे आपको भी उंगली पर 13 की 13 विधाएं याद होनी चाहिए। और याद करने के तरीका भी आपको बता देती हूँ। जब भी आप घर का कोई काम कर रहे हैं ना, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, और देखो हमें तभी पढ़ना पड़ेगा, नहीं हमारे लिए इतना समय नहीं है कि हमें बैठ के कोई कहेगा ये तुम पढ़ लो। ठीक है, जब भी आप किचन में काम कर रही हो ना, ठीक है, या फिर कोई मेल देख रहा है, तो आप कोई भी घर का काम कर रहे हो, तो याद करो पहली कविता किसकी है और वो गद्य की कौन सी विधा है। दूसरा चैप्टर मेजर ध्यानचंद का है और वो गद्य की कौन सी विधा है, वो संस्मरण है और आत्मकथा में से लिया गया है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो आगे है हमारा बचपन, जो पाठ का सारांश क्या है जो हमने पढ़ा था, मैंने इसको अच्छे से भी पढ़ाया है, पर यहाँ पर मैं आपको सिर्फ रिकॉल के लिए मतलब की पॉइंट लेके आई हूँ। बचपन में रुचि, मेजर ध्यानचंद का बचपन में हॉकी का कोई विशेष शौक नहीं था, वे कुश्ती पसंद करते थे। बचपन में क्या थे, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का पसंद नहीं थी, वो कुश्ती को पसंद करते थे। सेना में भर्ती कब हुए, हमने पाठ के अंदर पढ़ा था, 16 साल की उम्र में भर्ती हुए थे। और कौन से रेजिमेंट में भर्ती हुए थे, पंजाब रेजिमेंट में हुए थे। और कब हुए थे यहाँ पर नहीं दिया, 1933 में हुए थे, ये भी आप याद रख लेना। हॉकी का आरंभ, सेना में भर्ती होने के बाद उन्हें पहली बार हॉकी को खेलना स्टार्ट किया था। अभ्यास का समय, वे अपनी ड्यूटी के बाद रात को चंद्रमा की रोशनी में हॉकी का अभ्यास करते थे। नाम का रहस्य, उनका जो नाम है ध्यानचंद है वो क्यों दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नाम का, रात में अभ्यास करने के कारण उनके साथियों ने नाम के आगे चंद जोड़ दिया, जिससे वे ध्यानचंद बन गए। ओलंपिक सफलताएं, जो ओलंपिक में ध्यानचंद को कौन सी सफलताएं मिली, 1928 में एम्स्टर्डम, और 1932 में लॉस एंजलिस, और 1936 में बर्लिन में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और यहाँ पर जो कविता के जो ये पाठ है इसके अंदर कौन से ओलंपिक, कहाँ पर वर्णन, मतलब कौन से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तो कहाँ पर जीता, 1936 बर्लिन में जीता था, इसका वर्णन किया गया है। संदेश क्या है, ध्यानचंद के अनुसार, ध्यानचंद जब कहीं पर गए थे तो उनसे बच्चों ने पूछा था कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का और सफलता का क्या क्या कारण है, तो वहां पर उन्होंने संदेश दिया था। ध्यानचंद के अनुसार सफलता के लिए कठिन अभ्यास, सफलता हमें
कैसे मिलेगी? कठिन अभ्यास, अनुशासन और टीम भावना अनिवार्य है। हमें भी सफलता जब मिलेगी जब हम कठिन अभ्यास करेंगे, ठीक है। देखो मैं आपके लिए डेली वीडियो लेके आ रही हूँ, मुझे कोई मैटर नहीं करता कि आप देखो या ना देखो। आपसे वादा किया है तो मैंने सिलेबस करवाऊंगी तो करवाऊंगी, ये मेरा परिश्रम है और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करते हो, ठीक है। जो परिश्रम करता है उसको सफलता तो मिलती ही है, चाहे लेट मिले। तो अब हम इसके कर लेते हैं क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद ने गोल पाठ में अपनी विधा क्या बताई थी, ठीक है। कि कौन सी विधा थी आप सभी अच्छे से, यदि जिसने पढ़ा है वो तो फट 1 मिनट में कर देगा। आत्मकथा का संस्मरण, आत्मकथा का अंश था ना ये। तो बचपन में ध्यानचंद किस खेल में रुचि थी, अभी हमने पढ़ा है कुश्ती में थी। मेजर ध्यानचंद किस उम्र में फौज में भर्ती हुए थे, 16 वर्ष की उम्र में। मेजर ध्यानचंद किस रेजिडेंट में शामिल हुए थे, पंजाब रेजिडेंट में हुए थे, ठीक है। कब हुए थे वो यहाँ पर नहीं दिया, मैं बता देती हूँ। 1933 में हुए थे। हॉकी की बारीकियां सिखाने वाले उनके पहले गुरु कौन थे, तो उनके पहले गुरु कौन थे? सूबेदार मेजर तिवारी थे, क्योंकि उन्हें सेना में भर्ती होने के बाद ही हॉकी सीखी थी। हमने पाठ के अंदर अच्छे से पढ़ा है। ध्यानचंद रात में हॉकी का अभ्यास क्यों करते थे? ड्यूटी के कारण समय नहीं मिल पाता, उन्हें रात को खेलना पसंद था। तो वो क्यों था? क्योंकि उनको ड्यूटी के कारण दिन में समय नहीं मिल पाता था। उनके साथ उन्होंने ध्यानचंद कहना क्यों शुरू किया था? जो ध्यानचंद उनके साथ उन्होंने उनको ध्यानचंद कहना क्यों शुरू किया था, और ये मैं आपको की पॉइंट में बता चुकी हूँ। क्योंकि वो चांदनी रात में क्या करते थे? अभ्यास करते थे। अब मैं सभी ऑप्शन को पढ़ पढ़ के नहीं बताऊंगी क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। यदि मैं बताऊंगी कि फॉर एग्जाम्पल वे बहुत ध्यान से खेलते थे इसलिए ध्यानचंद रख दिया, या वे चांदनी रात में अभ्यास करते थे, उनके पिता का नाम चंद था, नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो वो चांदनी रात में क्या करते थे? अभ्यास करते थे, सिर्फ ये टाइम वेस्टिंग है। तो भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार स्वर्ण पद कब जीता था? 1936 बर्लिन में जीता था, अच्छे से याद रखना। 1928 में ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किया गया था? अभी हमने किया था, एम्स्टर्डम में किया था। पाठ मलार के अनुसार ध्यानचंद के साथ ओलंपिक में कौन से पाठ मलार के अनुसार ध्यानचंद के साथ ओलंपिक में उनके कौन से भाई भी खेल रहे थे? उनके ओलंपिक में उनके साथ उनके भाई कौन से भाई खेल रहे थे? रूप सिंह खेल रहे थे, क्योंकि हमने पाठ के अंदर पढ़ा था। 1932 के ओलंपिक का खेल किस शहर में हुआ था? 1932 का है वो कहां पर हुआ था? लॉस एंजलिस में हुआ था। लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारतीय टीम के कुल कितने गोल किए थे? वहां पर भारतीय टीम ने शायद 24 गोल किए थे। इसका आंसर बाद में देखेंगे, ठीक है। मुझे लगता है 24 गोल किए थे। पाठ के अनुसार ध्यानचंद किस वर्ष सेना में के मेजर पद से रिटायर हुए थे? तो 1956 में वो रिटायर हुए थे। 1936 के ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? जो 1936 के ओलंपिक खेल हमने अभी पढ़ा, बर्लिन में हुए थे। पाठ में ध्यानचंद ने हॉकी खेलने के लिए सबसे जरूरी किसे बताया था? अच्छी हॉकी स्टिक को? नहीं, उन्होंने क्या बताया था? अभ्यास और टीम की भावना। गोल शब्द इस पाठ में किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? गोल शब्द, गोल किस लिए प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। गोल आकृति के कारण नहीं, केवल गोल नहीं, खेल का गोल और जीवन के लक्ष्य के लिए इसका प्रयोग हुआ है। पंजाब रेजिमेंट की तरफ से खेलते हुए ध्यानचंद ने किस विदेशी टीम के विरुद्ध जीत ली थी? तो पंजाब की तरफ से खेलते हुए उन्हें जर्मनी की तरफ से क्या ली थी? जीत ली थी। 17 का ख। यदि डाउट होगा तो हम इसको दोबारा देख लेंगे। तो ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। यह किस बात का प्रतीक है? उनकी जादुई शक्तियों का, उनके अद्भुत खेल कौशल का। तो उनको हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? तो उनकी अद्भुत खेल कौशल के कारण उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। पाठ के अनुसार ध्यानचंद का जन्म स्थान कौन सा है? प्रयागराज, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था चैप्टर के अंदर। ध्यानचंद ने अपने संस्मरण में सफलता का श्रेय किसे दिया था? किसे दिया था आप अच्छी तरह जानते होंगे कि उन्होंने अपने दर्शकों की तालियों को दिया था, या फिर किसको दिया था? अपने गुरु और निरंतर अभ्यास को दिया था, ठीक है। तो 17 में डाउट था, हमें 17 क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क दिया हुआ है, तो हॉलैंड के खिलाफ जीता था, ठीक है। तो ये शायद चैप्टर के अंदर नहीं है। तो पंजाब रेजिमेंट की तरफ से खेले ध्यानचंद किस विदेशी टीम के विरुद्ध जीत मिली थी? हॉलैंड के विरुद्ध मिली थी, ठीक है। तो आप इसको ठीक कर लेना। तो एक इसके अंदर वो भी बात याद रखनी है आपने गोल चैप्टर के अंदर, कि जब ध्यानचंद के ऊपर उसकी दूसरी टीम के प्लेयर ने क्या किया था? स्टिक मार दी थी, तो उसके खिलाफ उन्होंने कैसे बदला लिया था? तो स्टिक मारने के खिलाफ उन्होंने कैसा बदला लिया था? 6 गोल करके उनके खिलाफ क्या किए थे? उन्होंने
6 गोल करके बदला लिया था, ठीक है। उनको ये डर था कि ये मुझे वापस से स्टिक मारेगा, बट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्टिक लगने के बाद अपने चेहरे पर पट्टी की और उस टीम के खिलाफ वो 2 गोल करना चाहते थे, पर उन्होंने उनको स्टिक मारने के कारण उन्होंने 6 गोल किए थे। आपके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके अंदर नहीं है। तो कितने गोल किए थे मेजर ध्यानचंद ने? 6 गोल किए थे। आपको अच्छे से याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। तो अध्याय पाठ 3 पहली बूंद, ठीक है। तो पहली बूंद कविता है, किसकी है? गोपाल कृष्ण कोल की है। आपने अच्छे से कवि का नाम याद रखना है, पंक्तियां याद रखनी है, बस यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पंक्तियां आपको याद रखनी है, मुझे तो एज इट इज याद है। वह पावस का प्रथम दिन, पावस मतलब मौसम, प्रथम मैंने पहला, दिवस मैंने दिन। वह कोई भी ऋतु के बाद, मतलब वर्षा ऋतु के बाद जो पहला दिन था, जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन ने ली अंगड़ाई। कि पहले दिन जब बूंद आती है वर्षा ऋतु के बाद, अंकुर फूट पड़ा, जो धरती के अंदर दबा हुआ बीज था वो बारिश के कारण क्या हो गया? फूट गया, मतलब उसने जन्म ले लिया। नवजीवन ने ली अंगड़ाई, तो नया जीवन, तो उस बीज ने क्या है? नया जीवन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बार वर्षा के बारे में बताया गया है। धरती पर सूखे अधरों पर, जो धरती के सूखे हुए होठ थे, गिरती बूंद अमृत सी, तो सूखे हुए होठों पर कैसे गिरी वो बूंद? अमृत के समान गिरी। वसुंधरा की रोमवली, रोमवली मतलब जो हरी भरी घास है उसको कहा गया है। वसुंधरा मतलब धरती। हरी दूब पुलकी मुस्कुराई, जो हरी दूब है वो मुस्कुराई। धरती पर जब सूखे हुए होठ मतलब प्यासे होठों, धरती की सतह को प्यासे होठों के समान बताया गया है। और जब वहां पर बूंद गिरती है तो वसुंधरा की रोमवली, जो अपनी धरती है, उसके हरे भरे घास को क्या है? हरी भरी दूब पुलकित मुस्कुराई, जो हरी भरी दूब है चारों ओर खुशी से मतलब मुस्कुराने लगी, ठीक है। जब बारिश आएगी तो क्या होगी? जो दूब है वो हरी हो जाएगी। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णी पर, बजा नगाड़े जगा रहे बादल धरती की तरुणाई। कि बारिश आने के बाद ऐसा लग रहा है कि आसमान में उड़ता सागर, आसमान में कोई सागर नहीं उड़ता, पर यहाँ पर क्या गया? अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। मतलब ऐसे लग रहा है कि बादलों को देखकर ऐसे लगता है कि बादलों ने अपने अंदर इतना पानी भर लिया जैसे आसमान में सागर उड़ रहा है। लगा बिजलियों पर स्वर्णिम पर, जो बिजली है उन्होंने क्या है? अपने पंख सोने के मान कर लिए हैं। बजा नगाड़े जगारे, मतलब बिजलियां इतनी जोर जोर से कड़क रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे नगाड़े बज रहे हैं। बादल धरती की तरुणाई, इससे क्या है? ऐसे लग रहा है जैसे हमारी धरती में फिर से यौवन आ गया है, ठीक है। तो इन पंक्तियों का भाव सभी का यही था। तो अब हम इसके भावार्थ के बारे में पढ़ते हैं। यह कविता वर्षा ऋतु की पहली बूंद के आगमन का उत्सव मनाती है। कवि ने दिखाया है कि कैसे एक नन्ही सी बूंद तपती हुई धरती को पुनर्जीवन देती है। बूंद के गिरते ही धरती पुलकित हो उठती है, घास मुस्कुराने लगती है और चारों तरफ एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये इसका पूरा कविता का भावार्थ है। जब भी आपको बारिश से संबंधित, बादल से संबंधित ये पंक्तियां दिखे तो आप उससे समझ जाना ये पहली बूंद कविता की पंक्तियां हैं। और उसके कवि कौन है? गोपाल कृष्ण कोल है। और ये गद्य की विधा कौन सी है? ये एक कविता है, पहली बूंद, ठीक है। और जरोखे से ना, एक जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें जरोखा दिया है, तो केवीएस के टाइम पे जरोखे से भी पूछ लिया था, फिर भी मैं आपको जरोखे से भी लेके आई हूँ, क्योंकि पजल बनाने के लिए कोई भी एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो वहां पर ये इस कविता का नाम क्या है? पहली बूंद, ठीक है। आप ध्यान से देखो, पहली बूंद। और यहाँ पर क्या दिया है? एक बूंद। इसके अंदर आपको डिफरेंस करना है, आपको अपने माइंड के अंदर कमांड देनी है कि एक बूंद अलग कविता है और पहली बूंद अलग कविता है। जो एक बूंद कविता है ये किसकी कविता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है, जो हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है और इन्हें हिंदी का पहला महाकाव्य लिखा था जो खड़ी बोली में है। उम्मीद करती हूँ आपको इसका ईयर भी याद होना चाहिए, यदि किसी को पता हो तो जरूर लिखो। तो मैंने इतना बता दिया, इसके आगे आप बता देना क्या है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, जो आपको है ना इसकी ये पंक्तियां दे सकते हैं, ठीक है। और कहीं आप इन पंक्तियों को देखकर एग्जाम के अंदर कराओ पहली बूंद, वो पहली बूंद की कविता नहीं है, ये एक बूंद की पंक्तियां हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यह जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी, ठीक है। तो ये आपने माइंड के अंदर रिकॉल करना है कि ये कविता की पंक्तियां पहली कविता से नहीं हैं, ये एक बूंद कविता से हैं। और इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय है। और ये एनसीईआरटी के झरोखे से लिया हुआ है, ठीक है। जो अब ये एक पंक्ति दी हुई है, इसका विषय क्या है? यहाँ अंश बूंद के मन में दुविधा को दर्शाता है कि जब मैं अपना घर छोड़ती है, तो जब वो कोई बूंद अपना घर छोड़ती है तो उसके मन में अनिश्चितता का अभय होता है, जो मनुष्य के स्वभाव को प्रदर्शित करता है,
ठीक है, अब इसके हम क्या कर लेते हैं, MCQ कर लेते हैं। पावस शब्द का सही अर्थ क्या है आपको पता होना चाहिए। वर्षा ऋतु है। पहली बूंद को गिरने पर धरती से क्या फूट पड़ा था, अंकुर फूट पड़ा था। ठीक है, पहली बूंद को किसके समान बताया गया है, अमृत के समान बताया गया, अभी हमने किया था। वसुंधरा का अर्थ क्या होता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी पर्यायवाची को, चाहे आपको 3 दिन लगे, बट आप सभी पर्यायवाची को जरूर करके जाओ। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे HTET है, KVS है, NVS है, अभी हमने EMRs दिया है, उसके अंदर अच्छे से पूछा हुआ था 4 नंबर के अंदर। तो पर्यायवाची शब्द, ठीक है, मैंने तो इसके अंदर 5-6 दिन लगा के एक एक को अपनी टिप्स के ऊपर कर लिया था, और यदि मुझे टाइम मिला तो आपको अच्छे से याद करवाऊंगी मैं। वसुंधरा का अर्थ क्या होता है, वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, तो आपको सरिता का अर्थ पता होना चाहिए। सागर को क्या क्या कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। अंबर का अर्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ ये नहीं है कि भी सरिता का अर्थ नदी है हमें पता है ना, आपको जो इतने भी सरिता के अर्थ दिए हैं हमारी हिंदी की जो व्याकरण बुक है सभी का पता होना चाहिए। ठीक है, तटनी, सरिता, जो भी नाम होते हैं नदी के, त्रिवेणी, सब कुछ पता होना चाहिए। वर्षा आने पर कौन पुलकित होकर मुस्काई, तो वर्षा आने पर कौन पुलकित हुई थी, अभी हमने पढ़ा, हरिधूम। बादलों को क्या कहकर संबोधित किया गया है, अभी मैंने आपको समझाया था, यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उड़ता सागर बताया गया है। और मैंने ये भी कहा था कि कभी सागर उड़ता नहीं है, पर यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। बादलों के स्वर्णिम पर का क्या अर्थ है, स्वर्णिम मैंने आपको अभी बताया था, सुनहरे पंख लगाकर ऐसे लग रहा है कि बादल उड़ रहे हैं। बादल क्या बजाकर प्रकृति का जगा रहे हैं, नगाड़े। और यदि जिसने ये कविता को अच्छे से नहीं समझा होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो वह क्या बता सकता है यदि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर ये भी लिख देंगे, पहली बूंद कविता में क्या बजाकर प्रकृति को जगाया जा रहा है। ठीक है, कविता का नाम भी लिख देंगे। तो कोई बीन, सितारा, मृदंग, कुछ जिसने पढ़ा है वो 1 सेकंड लगाएगा, नगाड़े। ठीक है, ये होता है अच्छे से मेहनत करने का नतीजा। ठीक है, आज हमें डिफिकल्ट लगता है, पर जब फ्यूचर में हम एग्जाम देते हैं और हमें से क्वेश्चन सोल्व होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। जब आप किसी व्लॉग को देखने में इतना टाइम लगा सकते हैं तो पढ़ने में भी टाइम अच्छे से लगा सकते हो। पहली बूंद से क्या जागृति हुई, धरती की तरुणाई, समुद्र की लहरें। तो सीधा सीधा पता है हमें क्या हुई थी, धरती की तरुणाई जागृत हुई थी, मतलब धरती का यौवन। तरुणाई का अर्थ क्या है यहाँ पर, यौवन। मैंने आपको कविता जब करवाई एक एक वर्ड का वाक्य अर्थ बताया था। पहली बूंद कविता के लेखक कौन है, पहली बूंद कविता के लेखक गोपाल कृष्ण कोल है। और अभी हमने किया एक बूंद। ठीक है, एक बूंद कविता के लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध अयोध्या सिंह उपाध्याय। और उम्मीद करती हूँ हरियोध अयोध्या सिंह उपाध्याय को ये वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छे से करना। उसके उपन्यास, उसके महाकाव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर एग्जाम में पलट के देख लो, या फिर उसके महाकाव्य जो है उसका कौन सा था, अभी यह बताया था मैंने आपको, जो खड़ी बोली में है, तो हिंदी का पहला महाकाव्य, तो उसके जो सर्ग पूछ सकते हैं, अभी माइंड से सॉरी निकल गया, तो उसके सर्ग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कब उसका मतलब वर्ष काल पूछ सकते हैं, वो कब आया था। ठीक है, प्रिय प्रवास याद आ गया, सॉरी, प्रिय प्रवास है उसका पहला महाकाव्य हिंदी का जो खड़ी बोली में लिखा गया है। तो उसका ईयर भी बताना है और उसमें सर्ग कितने हैं ये भी बताने हैं। तो उसके बाद है पहली बूंद कविता के लेखक कौन है। ठीक है, पहली बूंद कविता के हमने कर लिया, सॉरी, गोपाल कृष्ण कोल। आगे हम चलते हैं, हमारा चैप्टर हार की जीत। ठीक है, जो हार की जीत कहानी है ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये कहानी मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, पढ़ाई थी, और उम्मीद करती हूँ आपको याद भी होगी। ठीक है, बाबा भारती के बारे में और एक डाकू के बारे में है। ठीक है, तो उनके बीच में जो बातें हुई, ठीक है, और एक घोड़े के बारे में है। 3 ही इसके अंदर मुख्य पात्र हैं। ठीक है, सबसे पहले कर लेते हैं लेखक के और विधा का परिचय। लेखक कौन थे इसके, श्री सुदर्शन। ठीक है, और श्री सुदर्शन का असली नाम क्या है, पंडित बद्रीनाथ भट्ट। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा चाहे कितनी प्रॉब्लम आपको आए। ठीक है, गद्य की विधा कौन सी है, कहानी है। और ये मतलब कैसी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, मतलब आदर्श रूप से जो वास्तविकता है उसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। यथार्थवादी क्या होता है, वास्तविकता पर लिखी गई कोई कहानी या उपन्यास, वास्तविकता को आधार बनाकर, मतलब रियल सिचुएशन को आधार बनाकर। अब हमारी कहानी है, इसका सारांश कर लेते हैं।
उम्मीद करती हूँ जिसने पढ़ी है उसको अच्छे से कहानी का एक एक सेंटेंस, एक एक कोटेशन याद होगी। यदि एग्जाम के अंदर आएगी तो आप उस कहानी को पढ़ते ही कर दोगे। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए की पॉइंट लेके आई हूँ, मैं नहीं सीधे क्वेश्चन भी लेके आ सकती थी। तो अटूट लगाओ। बाबा भारती, तो उसके अंदर बाबा भारती था, उसके घोड़े का नाम क्या था मैंने चैप्टर के अंदर करवाया था, सुल्तान था। वो और उससे बहुत प्यार करते थे। वे अपने हाथ से दाना खिलाते थे, शाम को उस पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। और वो भागवत करने के बाद, भागवत का पाठ करने के बाद पूरा समय किस पर लगाते थे, अपने घोड़े सुल्तान पर लगाते थे। ठीक है, खड़ग सिंह की इच्छा। खड़ग सिंह जिसको पता है कौन है इसके अंदर, एक डाकू है, इसके इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। वह घोड़े की कीर्ति सुनता था तो वह उसे देखने के लिए आता है। तो वहां पर वो क्या है, बाबा भारती से मिलने के लिए आता है। सुल्तान की चाल देखकर उसके मन में उसे छीनने की इच्छा जाग जाती है। ठीक है, धोखा और लूट। एक शाम खड़ग सिंह अपाहिज का वेश बनाकर, ठीक है, तो क्या करता है, जो खड़ग सिंह है बाबा भारती से क्या करता है, घोड़ा छीनने की पूरी पूरी कोशिश करता है। और उसको छीनने के लिए क्या करता है, अपाहिज का वेश बनाकर बाबा से मदद मांगता है और धोखा देकर घोड़ा छीनकर भाग जाता है। बाबा की विनती, जब वो घोड़ा लेकर भागता है तो बाबा भारती उससे क्या विनती करते हैं। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से प्रार्थना की कि वह घटना का जिक्र किसी से न करे ताकि लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ दें। तो आपने जिसने भी ये कहानी पढ़ी होगी वो अच्छे से समझता है कि बाबा भारती वहां पर कहता है कि जो भी आपने मुझसे घोड़ा छीनने की घटना हुई है इसका वर्णन प्लीज आप किसी के सामने मत। तो बाबा की विनती, तो बाबा ने क्या विनती की थी कि जो भी हमारे बीच ये घटना हुई है इसका वर्णन किसी के सामने मत करना। और जो क्लास फर्स्ट टाइम देखेंगे ना, ये इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, बाबा भारती ने जो विनती की थी कि किसी के सामने इसके बारे में मत बताना। हृदय परिवर्तन, तो क्या हो गया था, ये बात सुनने के बाद जो खड़ग सिंह डाकू था उसका क्या हो गया था, हृदय में परिवर्तन हो गया था। वो रोने लग गया था कि बाबा को जिस घोड़े से इतना प्यार था, इतना लगाव था, जिसके लिए वो रातों को सोते नहीं थे, क्योंकि खड़ग सिंह ने उसको बोल दिया था कि मैं इस घोड़े को चुरा के पक्का लेके जाऊंगा। तो बाबा क्या करते थे, पूरी पूरी रात जागकर उसका पहरा देते थे। तो इतनी प्रिय वस्तु को खोने के बाद भी उसको सिर्फ गरीबों की मदद के बारे में सोचता है कि गरीबों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इसलिए उस यहाँ पर क्या होता है, खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा के ऊंचे विचार से डाकू का हृदय बदल गया और वह चुपचाप वापस को घोड़े में अस्तबल में बांध गया। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं हम इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, MCQ। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से पता होगा। सुदर्शन का असली नाम क्या है? बद्री नारायण भट्ट। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा वो नहीं बता सकता। खड़ग सिंह कौन था? खड़ग सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। बाबा भारती सुल्तान को क्या खिलाते थे? दाना खिलाते थे। ठीक है, खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए किसका वेश बदला था? अपाहिज का वेश बनाया था। बाबा भारती को घोड़े पर बैठकर कितने मील का चक्कर लगाते थे? शाम को लगाते थे 8 से 10 मील का चक्कर लगाते थे। खड़ग सिंह ने घोड़े को कहाँ ले जाने की धमकी दी थी? कहाँ से ले जाने की? अस्तबल से, क्योंकि घोड़े को अस्तबल में बांधा जाता है। जहाँ घोड़े को बांधा जाता है उसको अस्तबल कहा जाता है। बाबा भारती को डर था कि खड़ग सिंह की वजह से लोग किस पर विश्वास करना छोड़ देंगे? गरीबों पर विश्वास और दुखियों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं इसे नहीं मांगूंगा। यह वाक्य किसके थे? जिसने चैप्टर पढ़ा वो बहुत अच्छे से कैसे बता सकते हैं ये वाक्य किसके थे? बाबा भारती के थे। ठीक है, खड़ग सिंह ने घोड़ा वापस कहाँ बांधा? तो खड़ग सिंह क्या करता है, पश्चाताप के उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है तो बाबा के घोड़े को वापस अस्तबल में बांध कर चला जाता है रात को। बाबा भारती की तुलना किससे की गई थी? तो कैसे की जाती थी? एक माँ जैसे अपने बच्चे को देखकर खुश होती है तो वो भी क्या होता था, अपने घोड़े को देखकर ऐसे ही खुश होता था। कहानी के अंत में किसकी जीत हुई? कहानी के अंत में किसकी जीत हुई थी? बाबा भारती की, इंसानियत की जीत हुई थी। यह कहानी साहित्य की कौन सी विधा है? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से बताएंगे। ये कहानी ही है, कहानी लिख दिया यहाँ। ठीक है, तो खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन किस बात से हुआ था? बाबा के ऊंचे विचारों से हुआ था। बाबा भारती के अस्तबल में पहरा कौन देता था? तो बाबा भारती को जब खड़ग सिंह ने उसको धमकी दी थी कि मैं इस घोड़े को तो मैं पक्का मेरा हो गया, ये घोड़ा को मैं चुरा के लेके जाऊंगा, तो वो स्वयं रात को जाग कर घोड़े का पहरा देते थे। तो उम्मीद करती हूँ सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए होंगे। और अब हम आ गए हैं रहीम दास के दोहे चैप्टर 5। तो टाइम देख लेते हैं, चलो ठीक है अभी तो इसके जो
रहीम दास के नीति परक दोहे, ठीक है। जो रहीम दास हैं वो भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने नीति परक और भक्ति परक दोहे लिखे हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको बात स्टार्टिंग में बताई थी कि मैं पंक्तियाँ क्यों लेके आई हूँ, पंक्तियाँ लेके आने का मेरा कारण यही है, इन फ्यूचर आप कोई एग्जाम दोगे तो वहाँ पर पंक्तियाँ पूछ ली जाएंगी। हमने जो KVS के टाइम या NVS के टाइम हमने जो NCERT वसंत पढ़ी थी तो उसकी पंक्तियाँ नहीं पूछी गई EMRS में। वहाँ पर जो अब पंक्ति पूछी है तो सच कहूँ तो ये पंक्ति पूछी गई थी और मेरी ये गलत हो गई, एक क्वेश्चन यहाँ से मेरा गलत हो गया। तो वहाँ पर पूछा है, यदि आपके पास पेपर हो तो देख लेना उठा के, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवारी। हम जितने भी आपस में सब टीचर फ्रेंड कनेक्ट है तो सबका ही गलत था, क्योंकि हमने नई NCERT नहीं पढ़ी, सच कह रही हूँ हमने नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो आपको इसलिए सभी पंक्तियां लेके आने का कारण यही है कि आपसे इन फ्यूचर कोई भी पंक्ति आ जाए तो आप अच्छे से एग्जाम के अंदर कर सको, चाहे आप KVS दो, NVS दो, DSSS दो, तो पंक्ति NCERT से पूछी जाएगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो जो रहीम की पंक्तियां ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, तो थोड़ा थोड़ा अर्थ आपको बता देती हूँ, ठीक है। ओ सॉरी, चलो मैंने कहा ना थोड़ा थोड़ा अर्थ आपको बता देती हूँ। जो रहीम का जो पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लगु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवारी। तो यहाँ पर जो रहीमदास जी हैं वो कहते हैं, कि बड़े को देखकर कभी लघु मतलब छोटे को नहीं बोलना चाहिए, छोटी चीज या व्यक्ति को महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी, भी जहाँ सुई काम कर सकती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। जो फटे हुए कपड़े को सुई जोड़ सकती है तलवार नहीं जोड़ सकती। यदि हमारे पाँव में कांटा लग जाएगा तो सुई निकाल सकती है, तलवार नहीं निकाल सकती। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा हो, हर किसी का अपना महत्व होता है, सभी को समान महत्व देना चाहिए, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, ठीक है। तो तरवर फल नहीं खात सरवर पियत नह पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। तो उम्मीद करती हूँ मैंने सबको बहुत अच्छे से समझाया था, आपको याद होगा भी। तरवर है जो पेड़ है, तरवर मतलब पेड़, ये पर्यायवाची शब्द है, पेड़ का आपको याद रखना है। वो फल नहीं खाते, सरवर मतलब तालाब, वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते। करी रहीम काज हित, जो मतलब यहाँ पर रहीम कह रही हैं, काज हित मतलब अच्छे काम के लिए, संपत्ति संचय सुजान, जो अच्छे और सज्जन लोग होते हैं वही संपत्ति, जो उनकी संचित संपत्ति होती है वो क्या करते हैं, दूसरों के लोक कल्याण में लगा देते हैं, ठीक है। जैसे पेड़ और तालाब के पास पानी होते हुए भी वो पानी नहीं पीते, पेड़ फल नहीं खाते, वैसे ही सज्जन लोग अपने पास जो धन होता है उसको लोगों की भलाई पर लगा देते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर नए मिले तो गांठ परी जाए। बहुत ही फेमस दोहा है रहीम का, और इसको आप अच्छे से समझ जाते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है उसको हमें तोड़ना नहीं चाहिए, खींचना नहीं चाहिए। यदि हम उस धागे को जोड़ेंगे तो फिर उसमें गांठ आ जाती है, वो पहले वाली बात नहीं रहती। तो आगे ये हमारा आ गया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। मैंने पहले भी बताया था ये सलेस अलंकार है, और सलेस अलंकार आपको टिप्स के ऊपर आने चाहिए यदि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट है। तो यहाँ पर पानी दिया गया और हर बार पानी का अर्थ अलग अलग दिया गया है। एक पानी का अर्थ यहाँ पर सम्मान दिया गया है, मतलब अपना स्वाभिमान दिया गया है। एक पानी का अर्थ यहाँ पर मोती दिया गया है, और एक पानी का अर्थ यहाँ पर चून के लिए पानी, आटा के लिए पानी का प्रयोग किया गया है। जैसे मोती चमक के, एक पानी का चमक के लिए, जैसे मोती चमक के बिना कोई वैल्यू नहीं है उसकी, और जैसे यदि किसी व्यक्ति के पास सम्मान नहीं है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। और चून जैसे आटा है, उसमें यदि पानी नहीं डालोगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो रहीमन ने इन पंक्तियों के द्वारा यही बताया है कि हर व्यक्ति को अपना सम्मान, चमक और स्वाभिमान रखना चाहिए। रहीमन विपदाहु बलि जो थावरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। तो थोड़े से ही शब्दों में बताना चाहूंगी, रहीमन विपदाहु मतलब विपत्ति, मुश्किल। रहीमदास जी कहते हैं यदि विपत्ति थोड़े समय के लिए आए तो वो बहुत अच्छी है, उससे ही हमें हित अनहित जगत में, अभी संसार में कौन हमारा अच्छा चाहता है कौन हमारा बुरा चाहता है, जानी परत सब कोई। तभी हमें पता चलता है कि हमारा जो सखा है, मित्र है, साथी है, वो कौन है। जो विपत्ति में काम आए वही हमारा है, और यदि विपत्ति थोड़े दिन के लिए है तो ठीक है। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल,
आपू तो कहीं भीतरी रही जूती खात कपाल। तो ये रहीमदास जी इसके द्वारा कहते हैं कि हमारी जो जीभ है वो तो एक बार बाहर निकलकर मतलब कुछ भी भला बुरा बोल देती है। बावरी मतलब भोली होती है। कही गई सर्ग पताल मतलब मुंह के अंदर चली जाती है, मुंह के अंदर छिप जाती है। आपू कहीं भीतर रही, आप तो कह के भीतर चली जाती है। जूती खात कपाल मतलब सिर माथा, जो हमारा सिर है वो क्या खाता है, वो ही जूतियां खाता है। ठीक है, तो हमें हमारी क्या यहाँ पर जो रहीमदास जी इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहती हैं कि हमें हमारी जो जीवा है, जो हमारी जीभ है, उसके ऊपर क्या है लगाम रखनी चाहिए। किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। यदि गलत बोलोगे तो हमारे सिर को जूतियां खानी पड़ेगी। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे न सींचे मीत। यहाँ पर है जो रहीमदास है वो कहते हैं कि संपत्ति में तो सभी सगे हैं, सभी रीत अच्छे से निभाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, यदि विपत्ति मतलब जब भी हमारे पास चुनौती आती है, संकट आती है, विपत्ति आती है, सांचे मीत, तभी हमें सच्चे मित्र, मीत मतलब साथी का पता लगता है, सांचे मतलब सच्चे, विपत्ति के समय ही हमें सच्चे साथी का पता लगता है। रहीमदास के जितने भी दोहे हैं मैंने व्याख्या कर दी और सभी को अच्छे से आपको याद रखना है। यहाँ पर जो रहीमदास हैं इसके परिचय के बारे में, इसका जीवन परिचय दिया गया है। रहीमदास का असली नाम क्या था, अब्दुल रहीम खानम खाना। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रहीम भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। ये 16वीं शताब्दी है। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविताएं लिखी। आपको अच्छे से याद रखना है, अवधी की जगह राजस्थानी दे सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर आपने याद रखना उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों में कविताएं लिखी। रहीम रामायण महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी, ये क्या है 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनता के बीच उनके दोहे बहुत प्रचलित हैं और सच में प्रचलित हैं। ठीक है, तो तभी तो एग्जाम के अंदर हमसे अभी पूछा गया। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय MCQ, जहां काम आवे सुई का करे तलवारी का क्या अर्थ है। अब बहुत ये हो रहा है, यदि मैं क्लास आपकी पहले लगा देती तो मेरा एक क्वेश्चन गलत नहीं होता। मैं इसकी जगह किसी और का नाम लिख के आ गई। सुई तलवार से बड़ी होती है, इसका क्या मतलब है, हर वस्तु का अपना महत्व होता है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय क्यों करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। दूसरों की रहीम के अनुसार सच्चा मित्र कौन है, अच्छा इसके उत्तर साथ में ही दिए हैं। तो रहीम के अनुसार सच्चा मित्र कौन सा है, जो विपत्ति और संकट में काम आए। पानी शब्द का के बिना कौन कौन अधूरे हैं, तो ये सभी अधूरे हैं, आपने सभी पढ़ लिए होंगे। तो जीभ के द्वारा बोले गए गलत शब्दों की सजा किसे मिलती है, कपाल को मिलती है। और कपाल का अर्थ आपको पता होना चाहिए, सिर होता है, माथा मस्तक भी लिख के आ सकता है। अब है हमारा चैप्टर 6 मेरी माँ आत्मकथा। तो अगला चैप्टर है हमारा मेरी माँ आत्मकथा है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो इसमें जो है महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा है और आत्मकथा से एक अंश लिया गया है मेरी माँ। ठीक है, तो वो जेल के अंदर जब बंद होते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय, तो वो जब जेल के अंदर बंद होते हैं तो वहां पर अपनी आत्मकथा लिखते हैं और आत्मकथा में मेरी माँ क्या है उसका एक अंश लिखा गया है। तो उसके बारे में आप पढ़ते हैं, जिसने चैप्टर पढ़ा है उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यह पाठ महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अत्यंत भावुक अंश है, आत्मकथा का अंश है। इसमें लेखक ने अपनी माता के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट की। उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी मां ने 11 वर्ष की अल्पवायु में विवाह के बाद घर की जिम्मेदारियों को संभाला और स्वयं अक्सर ज्ञान प्राप्त किया। उसकी माँ ने क्या किया था, 11 साल की उम्र थी जब उसकी माँ की शादी हुई और उसने क्या किया था, स्वयं शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, खुद से उन्होंने हिंदी सीखी थी। लेखक के क्रांतिकारी जीवन और दृढ़ संकल्प के पीछे उनकी माता के संस्कारों का सबसे बड़ा हाथ था। तो एग्जाम के अंदर आपको पूछ सकते हैं किसका सबसे बड़ा हाथ था, माँ आ सकता है, पिताजी आ सकता है, दादी आ सकता है, पर इसमें अपने उसकी माँ का सबसे बड़ा हाथ था। और क्या है, जो उसके दादी हैं और वो पिता हैं उनका क्या करते थे, विरोध करते थे बिस्मिल का। क्रांतिकारी मतलब दल में शामिल होने पर वो उनका हमेशा विद्रोह करते। दादी और पिताजी, बिस्मिल जी मानते थे कि यदि वे आज देश के मार्ग पर अडिग हैं तो उनकी माता की शिक्षा का ही फल है। ठीक है, वो अपनी माता को क्रेडिट देते थे कि यदि मैं देश के लिए मतलब क्रांतिकारी विचारों पर अडिग हूँ तो वो अपनी माता के शिक्षा का ही फल है। लेखक परिचय व विदा। तो सबसे पहले तो आपको विदा में हर एक चैप्टर में बताती चल रही हूँ। तो लेखक का नाम क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल।
तो इसका जो जन्म हुआ था 1857 में, मृत्यु हुई थी 1927 में, ये कम ही पूछा जाएगा आपसे। तो विदा पंक्तियां बीच में से ये पूछ सकते हैं और लेखक पूछ सकते हैं। विदा यह हिंदी की गद्य की आत्मकथा विदा के अंतर्गत आता है। आत्मकथा का अर्थ लेखक के द्वारा स्वयं के जीवन पर लिखा गया वर्णन। बिस्मल जी एक वीर क्रांतिकारी होने के साथ साथ कुशल लेखक और कवि भी थे, ठीक है। और वो जेल के अंदर से लिखी थी उन्होंने, जो ये कविता आत्मकथा लिखी थी वो जेल में लिखी थी, ठीक है। चलो अब हम इसके क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं। मेरी माँ पाठ के लेखक कौन है, आपको आंसर साथ में ही है, तो हमें पता ही है राम प्रसाद बिस्मल है। बिस्मल जी की माता का विवाह किस वर्ष में हुआ था, 11 वर्ष में हुआ था। और यह गद्य की कौन सी विधा है, आत्मकथा है। और माता जी के अक्षर ज्ञान कैसे सीखा था, स्वयं के परिश्रम से सीखा था। आगे लेखक के जीवन का निर्माण का श्रेय किसे जाता है, माता को। राम प्रसाद बिस्मल का जन्म कहाँ हुआ था, शाहजहांपुर में हुआ था, ये आपको अच्छे से याद रखना। लेखक अपनी माँ को क्या उतारना चाहता था, ऋण उतारना चाहता था, कर्ज उतारना चाहता था। बिस्मल जी को किस कांड के लिए फांसी दी गई थी, ककोरी कांड के लिए, बट इसका चैप्टर के अंदर कोई वर्णन नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो माता जी ने गृह कार्य की शिक्षा किससे ली थी, अपने सास से ली थी। लेखक के अनुसार उसकी माँ का स्वभाव कैसा था, सरल और दयालु था। बिस्मल की मृत्यु कब हुई थी, 1927 में हुई थी। लेखक ने माँ के चरणों में क्या अर्पित किया, अपना जीवन अर्पित किया है। आत्मकथा का अर्थ क्या होता है, स्वयं की कथा। मल्हार पुस्तक किस कक्षा के लिए है, चलो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अपनी माता का क्या लेखक अपनी माता को क्या मानते थे, एक महान गुरु मानते थे। तो इसके बाद है जलाते चलो, ये कविता है। अब मैंने आपको बताया कि कवि का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर कवि का नाम क्या है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। क्या नाम है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। कवि परिचय, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी 1916 में इनका जन्म हुआ था और 1993 में इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी का एक महान साहित्यकार थे, इन्होंने बाल साहित्य सम्राट कहा जाता है। इनकी रचनाएं हमेशा सकारात्मकता, साहस और निरंतर चलने रहने की प्रेरणा देते हैं। जो हमारी इसकी कविता है जलाते चलो, इसमें एक दिए के द्वारा संसार में फैले हुए अंधकार और बुराई को दूर करने का मतलब यहाँ पर प्रकाश डाला गया है कि हम एक दिए के द्वारा कैसे संसार में फैली हुई बुराइयों और अंधकार को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कविता की पंक्तियां दी गई हैं, उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने करवाई थी वहां से याद होंगी। और जलाते चलो और दीपक, यदि आपको कविता के अंदर आप दिखे तो दीपक का वर्णन हो रहा है, ठीक है, अंधेरे को दूर करने का वर्णन हो रहा है, तो आप समझ जाना वो जलाते चलो कविता है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की। तो जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रेम के दिए भर भर के जलाते चलो, कभी तो धरा मतलब हमारी धरती का अंधकार मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में नहीं, तो भले ही जो विज्ञान में कितनी भी शक्ति हो, जिससे अमावस्या बने पूर्णिमा। जो अमावस्या होती है अंधेरी रात और पूर्णिमा होती है जिसमें चांद होता है, चांदनी रात। तो चाहे विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली है, अमावस्या की रात को पूर्णिमा के समान प्रकाश से जगमगा सकती है। मगर विश्व आज मगर विषम में आज क्यों दिवस में ही गिरी आ रही अमावस्या निशासी। यहाँ पर कवि कह रहा है कि यदि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर लिया कि अमावस की रात को, अंधेरी रात को भी वो प्रकाशमान बना सकते हैं, फिर भी विश्व आज दिन में भी क्यों अमावस की निशा, फिर भी संसार में क्यों अमावस की निशा है, फिर भी संसार में क्यों अंधेरा है, ठीक है। कवि कहते हैं कि प्रेम रूपी दीपक निरंतर जलाते रहना चाहिए। विज्ञान ने चाहे कितनी भी उन्नति कर ली हो, वह अमावस्या की पूर्णिमा बना दे, पर आज इंसान के मन में नफरत और अज्ञानता का जो अंधेरा है उसे केवल स्नेह का दीपक ही मिटा सकता है, ठीक है। जहां भी दिया, अमावस्या, पूर्णिमा और मतलब अच्छाई की तरफ जाने का संदेश मिले तो आप समझ जाना वो जलाते चलो कविता की पंक्तियां हैं। बिना स्नेह विद्युत के दिए जल रहे हैं। बिना विद्युत मतलब बिजली के, अब जो बिजली के दिए हैं, जो कृत्रिम दिए हैं, उनके अंदर प्रेम नहीं है, वो जल रहे हैं। बुझा दो इन्हें बुझा दो, ये पथ, इनसे हमें पथ मतलब रास्ता नहीं मिलेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर का, फिर तुम्ही ने ही पहले दिया जलाया था तिमिर का। तिमिर मतलब अंधेरे को दूर करने का, पर चुनौती प्रथम बार स्वीकार की। तुमने ही अंधेरे के अंदर दिया जलाने की प्रथम चुनौती स्वीकार की थी। जो तिमिर है वो हमारा पर्यायवाची शब्द है, और जो पर्यायवाची शब्द है तिमिर के आपको सभी को पता होना चाहिए, जैसे अंधकार, अंधेरा, ऐसे सभी नाम पता होना चाहिए। तिमिर की इस रीत पार
कर तुमने बना दीप की नाव तैयार की थी। भी तिमिर मतलब अंधेरे की, सरित मतलब नदी का पार करने के लिए तुमने दीपों की नाव तैयार की थी। ठीक है। बिना प्रेम और करुणा के भौतिक सुख सुविधाएं व्यर्थ हैं। भी बिना प्रेम और करुणा के चाहे कितनी भी हमारे पास सुख सुविधाएं हो वो बिल्कुल व्यर्थ है। मनुष्य ने सबसे पहले अंधकार को चुनौती देकर पहला दीपक जलाया था और ज्ञान की नाव तैयार की थी ताकि अज्ञान की नदी को पार किया जा सके। बहते चलो तुम नाव निरंतर, ठीक है, बहते चलो तुम नाव निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से ही तुम्ही ने तिमिर की शिला पर अनगिनत निरंतर दिए जलाए, समय साक्षी है कि जलाते चलो दीपक, अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो संघर्ष कभी भी न रुकने वाली प्रतिक्रिया है। इतिहास गवाह है कि समय की कठिनाइयों ने मनुष्यों को प्रयासों को बुझाने की कोशिश की है। यहाँ जो पवन है उसको मतलब वो दिखाया गया है, कठिन परिस्थितियों के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि वो क्या करती हैं, दिए को आकर हवाएं बुझा जाती हैं, पर मनुष्य ने हार नहीं मानी और निरंतर ज्ञान ज्योति जलाए रखी। ठीक है, तो सभी पंक्तियों आपको अच्छे से याद रखनी है और पंक्तियों के साथ मैंने आपको व्याख्या भी दे दी है, तो आप अच्छे से पढ़ सकती हैं और रिवीजन कर सकते हैं। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए, उसी से तिमिर का उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ और रहेगी। जो महापुरुष स्वयं को अर्पित कर समाज को ज्ञान दे गए, मतलब यहाँ पर कहा गया मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए, मतलब जो खुद समाप्त हो गए, खुद बुझ गए और समाज को क्या दे गए, ज्योति दे गए, अच्छाई दे गए, उन्हीं का त्याग ही अंधेरे को दूर करेगा। दीपक इंसान का साहस और तूफानों के बीच मुसीबत का यह संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। अब इसके आगे बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ। जलाते चलो कविता के रचयिता कौन है, हम टाइम नहीं लगाएंगे, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। और अब की साथ में आंसर इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप यदि इस वीडियो को देखो तो आप अच्छे से कर सको। दिए, कवि ने दिए को में क्या भरने को कहा, स्नेह। ठीक है, विज्ञान की शक्ति से क्या संभव हो पाया, अमावस्या की रात को पूर्णिमा बना दिया। ठीक है, कवि के अनुसार विद्युत दिए, बिजली के जो दीपक हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं, बिना स्नेह के सही मार्ग नहीं दिखा सकते, मतलब वो तो विद्युत है, कृत्रिम है। तिमिर की सरिता का क्या अर्थ, तिमिर होता है अंधेरा और सरित होता है नदी, अंधकार की नदी। ठीक है, अंधकार को, चुनौती को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था, मनुष्य ने किया था। कविता में पवन का प्रतीक है, बाधाओं और मुसीबत का, देखो कितना अच्छा यहाँ पर अर्थ दिया गया है। तिमिर का विलोम क्या होता है, उल्टा पूछा है, तिमिर का मतलब अंधेरा, तो उल्टा क्या होगा, उजाला या प्रकाश। दिए और तूफान की कहानी का क्या अर्थ है, साहस और कठिनाइयों का शाश्वत संघर्ष। यह कविता हमें क्या बनने की प्रेरणा देती है, आशावादी और संघर्षशील। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर आ जाता है 8, क्षत्रिय और बिहू नृत्य। और टाइम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा और स्पीड में करने हैं क्योंकि हमने ये चैप्टर पहले किए हुए हैं। अध्याय 8, क्षत्रिय और बिहू नृत्य। ठीक है, लेखक के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले यह NCERT द्वारा तैयार की गई आधुनिक पाठों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत की, हाँ तो सबसे पहले तो पाठ का विषय क्या है ये समझ लीजिए। जो भारतीय संस्कृति विविधता, विशेष रूप से असम की समृद्ध परंपराओं का अवगत कराया गया है। तो चैप्टर के नाम से ही हमें पता लगता है, क्योंकि हमारी अब इतना तो समझ है कि बिहू नृत्य असम में किया जाता है, क्षत्रिय नृत्य असम में किया जाता है। तो असम के बारे में बताया गया है इसमें। यह पाठ इंजेला नाम की एक लड़की है और उसकी माँ की असम यात्रा के माध्यम से बनाया गया है, जो मतलब इंग्लैंड से यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री के लिए आती है। इंजेला उसके साथ आती है, उसकी माँ के साथ। तो जो इसके की पॉइंट है चैप्टर के वो पढ़ लेते हैं, उससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे यदि आप भूल भी गए हैं। तो भूमिका, भारत अपनी रंग बिरंगी संस्कृति और कलाओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस पाठ में एक विदेशी परिवार भारत की यात्रा पर आता है। मुख्य पात्र क्या क्या है इसमें, एंजेला लंदन के कैसिंगटन में रहती है और उसकी माँ अलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माण के लिए भारत के असम राज्य में आती है। असम यात्रा का उद्देश्य क्या था, अलेसेंड्रा को ब्रिटिश अकादमी द्वारा असम का नृत्य परंपरा पर फिल्म बनाने के लिए वित्तीय मदद मिली थी। सांस्कृतिक जुड़ाव, देखो सभी पॉइंट को पढ़ने के बाद आपको पूरा चैप्टर याद आ गया होगा। सांस्कृतिक जुड़ाव, एंजेला को ताजमहल और ताजमहल, एंजेला कौन है, जो अलेसेंड्रा है क्या है, उसकी बेटी है, उसको ताजमहल और ताजमहल जैसी ऐतिहासिक कहानियां बहुत लगाव था। वह अपनी माँ और पिता ब्रायन के साथ असम आती है। असम की पहचान, तो असम में आके क्या क्या देखती है, पाठ में असम के प्रसिद्ध नृत्य क्षत्रिय नृत्य बिहू उत्सव का बारीकों से दिखाया गया है। और जो भारत की अनूठी पहचान है वो जी बिहू नृत्य के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, तो असम के अंदर 3 बार मनाया जाता है और
किस उत्सव किस मतलब ये उत्सव मनाने का कारण क्या है? ये फसलों की मतलब जब हम फसल बोते हैं तब मनाया जाता है, जब फसल पक जाती है उस समय मनाया, बस फसल की बिजाई से लेकर फिर उसको रोपते हैं लगाते हैं तब मनाया जाता है दूसरी बार, और तीसरी बार फसल की कटाई पर मनाया जाता है। ठीक है, 3 बार बताया था चैप्टर के अंदर, यदि आपको याद हो तो। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर याद कर लेते हैं। एंजेला कहाँ की रहने वाली थी? तो आपको पता होगा वो लंदन की रहने वाली थी। एंजेला लंदन में किस इलाके में रहती थी? तो हमें पता है केसिंगटन में, चैप्टर के अंदर बताया केसिंगटन में रहती थी। एंजेला की माँ एलेक्सेंड्रा क्या काम करती थी? डॉक्यूमेंट्री फिल्म की निर्माता थी। एलेक्सेंड्रा को किस विषय पर फिल्म बनाने में मदद मिली थी? असम के नृत्य और परंपरा पर फिल्म बनाने के लिए मदद मिली थी। और पाठ में असम के किस प्रसिद्ध नृत्य का उल्लेख हुआ है? सत्रिय का हुआ है। एंजेला को किस ऐतिहासिक इमारतों की कहानियां पसंद थी? ताजमहल, एफिल टावर और कोलोनियम की कहानियां पसंद थी। ब्रिटिश अकादमी ने फिल्म के लिए क्या प्रदान किया था? उनको वित्तीय मदद प्रदान की थी। एंजेला के स्कूल में कितने समय छुट्टी और बढ़ाई गई थी? जब उसकी माँ इंडिया आने के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए इंडिया आती है तो उसकी माँ उसके स्कूल की छुट्टियां बढ़वाती है। तो कितने दिन के लिए बढ़वाती है? तो 1 हफ्ता के लिए बढ़वाती है। तो आगे हम आ गए हमारे चैप्टर 9 पर। यहाँ पर हैं सूरदास जी के पद, और इनको मैंने आपको अच्छे से समझाया था चैप्टर, यदि आपने पढ़ा होगा तो देखते ही आप बता दोगे कि ये सूरदास जी के पद हैं। मैया मैंने माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, 4 पहर बंसी बटकायो, सांझ परे घर आयो। यहाँ पर जो कृष्ण है अपनी माँ को कहता है कि वो कृष्ण खुद माखन खा रहे थे और उसकी माता यशोदा उनको देख भी लेती है, फिर भी वो नाटक करते हैं, अपने तर्क देते हैं और कारण बताते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया। तो वो कह रहे मैंने माखन नहीं खायो, बोर भयो गयन के पीछे। यहाँ पर जो श्री कृष्ण कहते हैं, भोर का मतलब होता है सुबह, गयन मतलब गाय के पीछे मधुबन मोही पठायो। वो कहता है मधुबन होता है ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी है उसके पास एक जंगल है, उसको कहते हैं मधुबन। वहां पर मैं क्या कर रहा था? गायों को चरा रहा था। 4 पहर बंसी बटकायो, सांझ परे घर आयो में तो 4 पहर से मतलब दिन में 8 पहर होते हैं, तो 4 पहर तो मैं क्या कर रहा था? वहीं पर बंसी बजा रहा था। वहीं पर सांझ परे घर आए में तो सांझ को घर आयो में बालक बहियों का छोटो छींको के ही बंदी पायो। भी मेरे जो बालक है, मेरी बहियां मतलब बहुत छोटी हैं, छींका मतलब बहुत ऊंचे हैं, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। वो कहते हैं ये ग्वाल बालक मुझसे, बैर मतलब शत्रु हैं, बरबस मतलब जबरदस्ती मेरे मुख पर क्या कहे? माखन लगा दिया है। तू माता मन की अति भोरी कहे, इनके कहे पतितायो। पतितायो का मतलब होता है विश्वास। भी तू माता अति भोरी, अति मैंने ज्यादा, भोरी भोरी मैंने बोली है माता तुम तो बहुत बोली हो, इनके कहने पर आपने विश्वास कर लिया। जिया तेरे कुछ भेद उपजी, जिया मतलब मन के अंदर तेरे आपके कुछ भेद उपज गया है, उपज मतलब उत्पन्न हो गया है। जानी परायो जायो, भी तुम मुझे अब पराया जानने लग गई हो। ले ये लुकटी कमरिया, लुकटी मतलब लाठी, कमरिया मतलब कमर पर बांधने वाला वस्त्र। आपसे पूछा जा सकता है इसलिए मैं इसका अर्थ बता रही हूँ। कमरिया होता है एक प्रकार का वस्त्र होता है जो ये होते हैं ना गवाल बालक, वो अपनी कमर के ऊपर बांधते हैं। तो ये लो लुकटी कमरिया बहुत नाचन चाहिए कि आपकी ये लो लाठी गुस्से में फेंक देते हैं, नाटक करते हैं रूसने का, और ये आपकी कमरिया कंबल लो, और आपने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया। सूरदास तब हंसी, जसोदा ले कंठ लगायो। तो उसका ये नाटक देखकर तो वो क्या करती है, यशोदा मैया हंसकर क्या करती है? अपने कंठ अपने गले से लगा लेती है, उर मतलब हृदय से लगा लेती है। और ये पद की विस्तृत व्याख्या है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको वैसे करवा भी दी है, तो आप देख सकते हो। कृष्ण के तर्क दिए गए हैं माखन खाने पर। शारीरिक असमर्थता है कि मेरी बाहें तो छोटी हैं, मैं ऊपर तक नहीं जा सकता। मित्रों पर शिकायत करते हैं, वो मेरे जो सभी साथी हैं बालों ने क्या करा है? मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा दिया है। ठीक है, तो इन पंक्तियों को तो आप देखते ही पहचान लोगे। माता का प्रेम, अंत में श्री कृष्ण के रूठने का नाटक करते हैं। यशोदा माँ बोली बातों पर मुग्ध होकर उनके क्या करती है? गले पर लगा लेती है। ठीक है, तो सूरदास जी का हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण धारा के महान कवि थे। उन्होंने वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचना सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसावली के माध्यम से 3 रचनाएं इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। एक सूरसागर, एक साहित्य लहरी, एक सूरसावली के माध्यम से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और भक्ति का सुंदर वर्णन किया है। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में प्रमुख थे। और अष्टछाप के कवियों में इनका कौन सा स्थान था? उम्मीद करती हूँ मैंने एक ट्रिक के साथ बताया था, यदि आपको याद हो तो मुझे तो याद है। ठीक है, क्या थी? KSPK,
ठीक है। सबसे पहले अष्टसाप के कवि थे, उनके अंदर के मतलब कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, के से कृष्णदास, ये सभी वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और 4 शिष्य उसके अंदर उसके थे विठलनाथ के। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक के साथ भक्ति काल में करवाई थी कि कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आप कर लेना। तो बहुविकल्पीय प्रश्न, मैया मैंने माखन खायो पद के रचयिता कौन है? आप सभी अच्छे से जानते हैं, सूरदास जी। सुबह होते ही कृष्ण कहाँ कहाँ भेज दिया जाता था? मधुवन। कृष्ण शाम को घर कब लौटते थे? सांझ परे शाम को। कृष्ण माखन न चुराने का क्या कारण बताया? कि उसकी बाहें छोटी है कि उसका छींके तक उसका हाथ नहीं पहुंचता। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं का क्या अर्थ है? कि ये सभी बालक क्या है? बैर मतलब होता है शत्रु, मेरे शत्रु बन गए हैं। कृष्ण ने माता को कैसा स्वभाव बताया? कृष्ण ने माता को कैसा स्वभाव बताया? कैसा स्वभाव बताया? तुम तो बहुत भोरी हो, भोली हो। लकटी कमरिया से क्या तात्पर्य है? लकटी कमरिया का अर्थ होता है लाठी और कंबल, कमरिया से कंबल। पद के अंत में यशोदा ने क्या किया? उसको क्या किया था? कृष्ण को गले लगा लिया था। बहंसी शब्द का क्या अर्थ होता है? बहंसी का अर्थ होता है मुस्कुराना। ठीक है। छींकों का क्या अर्थ होता है? आप सभी जानते हैं, माँ को थोड़ा रस्सी से बना के ऊपर की तरफ लटकाया जाता है माखन रखने के लिए। सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? वात्सल्य रस के माने जाते हैं। कृष्ण ने किसके कहने पर माता को विश्वास न करने को कहा था? ग्वाल बालकों के कहने पर। तो आगे है, जिया तेरे कुछ भेद उपजी का क्या अर्थ है? क्योंकि माँ के मन में आशंका या परायापन आ गया है। कृष्ण कहाँ भटक रहे थे? बंसी वन में भटक रहे थे। यह पद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आप सभी को पता है कि जो सूरदास हैं वो ब्रजभाषा के कवि हैं और जो तुलसीदास हैं वो अवधी और ब्रजभाषा दोनों के कवि हैं। तो अब हम कर रहे हैं, ये है हमारा, इसका नाम अध्याय है हमारा 10 और इसका नाम है परीक्षा होना चाहिए, यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि इसके बाद हमारा परीक्षा चैप्टर है। और ये गद्य की कौन सी विधा है? ये कहानी विधा है। जो परीक्षा है वो क्या है? कहानी विधा है। ये अभी हमने 3 दिन पहले ही की थी। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां सामाजिक यथार्थ और मानवीय मूल्यों का जीवन चित्रण करती हैं। ठीक है, पाठ का सारांश आपने अच्छे से मैंने आपको पढ़कर बताया था, तो बहुत जल्दी बताऊंगी आपको। यह कहानी देवगढ़ रियासत के नए दीवान के चयन की प्रतिक्रिया पर आधारित है। रियासत के पुराने और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह अब वृद्ध हो चुके थे और वो राजकाज का कार्य को जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे और परमात्मा की भक्ति में आसक्त होना चाहते थे। राजा साहब से प्रार्थना करते हैं कि अब मुझसे ये कार्य नहीं होता, 40 साल मैंने आपका कार्य कर लिया, परंतु तो अब मुझे अपने इस कार्य से क्या है? मुक्ति चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, जो राजा उनको बहुत मनाने की कोशिश करते हैं पर सज्जन सिंह नहीं मानते। तो राजा उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि आप मुझे नया दीवान आप ही चुन कर दोगे, रियासत का नया दीवान आप ही चुन कर दोगे। तो नए दीवान की तलाश में विज्ञापन निकाला जाता है। पत्रों में देखकर देश भर के विद्वान सुशिक्षित लोग आते हैं। सुजान सिंह उनकी परीक्षा केवल बुद्धि के आधार पर नहीं बल्कि उनके हृदय की दया और आत्मबल और कर्तव्य निष्ठा के आधार पर लेते हैं। अंत में एक परोपकारी और साहसी व्यक्ति को दीवान का पद चुन लिया जाता है। और पूरी कहानी आपको पता ही है कि कैसे नाले के अंदर गाड़ी फंस जाती है और कोई भी खिलाड़ी होता है जो हॉकी का मैच खेल रहे थे, वो उस किसान की जो मालगाड़ी है उसको धक्का लगाने के लिए नहीं आता, सिर्फ एक आता है, जानकीनाथ। मैंने जानकीनाथ नाम भी बताया था आपको। और वही जो बैलगाड़ी को नाले में फंसाने के लिए नाटक कौन कर रहे थे? सुजान सिंह ही कर रहे थे। तो उसके अंदर क्या थी? दया थी जानकीनाथ के अंदर। तो वहां पर उसकी परीक्षा ली गई थी, इसलिए इस कहानी का नाम परीक्षा है। और इस कहानी के द्वारा ही उस व्यक्ति की पता लगा था कि ये कितना हृदय में दया और आत्मबल है, तो इसलिए उसको वहां का दीवान चुन लिया गया था, देवगढ़ का। तो अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं। जो मुंशी प्रेमचंद है हिंदी के उपन्यास सम्राट और उनकी कहानी सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म ये कितना है? 17 जुलाई कब हुआ था इनका? 1880। इनका जन्म कब हुआ? 1880 में वाराणसी के लम्ही ग्राम में हुआ था। 1880 में हुआ था। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से शोषित किसानों और समाज के उपेक्षित वर्गों के लिए आवाज उठाई थी। और गोदान गबन और मानसरोवर कहानी इनकी अमर कृतियां हैं। ठीक है, गोदान गबन और मानसरोवर। मानसरोवर कितने खंडों में है? 8 खंडों में है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और मानसरोवर के अंदर इनकी सभी कहानियां संग्रह संकलित हैं। ठीक है, जो इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देख लीजिए। देवगढ़ के दीवान का क्या नाम था? देवगढ़ के दीवान का नाम क्या था? सरदार सुजन सिंह। सरदार सुजन सिंह ने कितने वर्षों तक रियासत की सेवा की थी? वहां पर कितने वर्षों तक की थी? 40 वर्षों तक की थी। ये 40 वर्ष नहीं है, ये 40 वर्ष है। जो 8 लिखा जाता है वो वहां पर शुद्ध हिंदी में ये 40 वर्ष होता है।
और राजा साहब ने नया दीवान चुनने के लिए क्या शर्त रखी थी? सुजान सिंह नया दीवान चुन के देंगे, यही शर्त रखी थी। ठीक है, यह पाठ गद्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? ये हमारी कहानी है। शायद मैंने चैप्टर के अंदर आपको निबंध कह दिया, सॉरी, ये कहानी है। तो नए दीवान के लिए विज्ञापन कहाँ निकाला गया था? आप अच्छे से जानते हैं, नए दीवान के लिए विज्ञापन देश के प्रसिद्ध पत्रों में निकाला गया था। मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से बता दिया था। सुजान सिंह के नए दीवान में किस गुण के लिए सर्वप्रिय माना गया था? कि क्या गुण होना चाहिए नए दीवान के लिए? ठीक है, आत्मबल और नेक दिल होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। सरदार सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की थी? सेवा मुक्ति की प्रार्थना की थी कि 40 साल मैंने आपका कार्य कर लिया, अब मेरी उम्र हो गई है। नेकी मिट्टी में मिल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सम्मान नष्ट हो जाना। ठीक है, इस कहानी का मुख्य संदेश क्या था? मानवीय चरित्र की असली परीक्षा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है चेतक की वीरता। अब ने कल ही किया था ये, तो इसकी पंक्तियां आपको याद हो जाएंगी। पूरी पंक्तियों में जो महाराणा प्रताप हैं उसके घोड़े की वीरता, उसके साहस, उसके कौशल के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये कई बार हमारे अलंकार में भी इसकी पंक्तियां देखकर पूछ लिया जाता है कि यह अलंकार कौन सा है। और इस जो चेतक के बारे में जब भी कोई पंक्ति आए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार लिख देना, क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार में यही होता है कि कोई भी चीज़ या वस्तु या व्यक्ति को लोक सीमा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और यहाँ पर चेतक घोड़े को बिल्कुल हवा से भी तेज और मन की गति से भी तेज बताया गया है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। रणबीच चौकड़ी भर भर चेतक बना निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का प्याला था। तो आप इन पंक्तियों का भावार्थ अच्छे से समझ गए होंगे। कभी ना चेतक तन पर कभी गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यह आसमान का घोड़ा था। यहाँ पर दोनों पंक्तियों का अर्थ है कि जो चेतन घोड़ा था राणा प्रताप का, वो इतना तेज, इतनी ऊंची ऊंची छलांग लगाकर, चौकड़ी होता है ऊंची ऊंची छलांग भर भर कर, इतना तेज चेतक बना निराला था, इतना अनोखा था। कितनी रण मतलब युद्ध के अंदर इतनी ऊंची ऊंची छलांगे लगाता था जिससे कि चेतक बहुत ही अनोखा लगता था। राणा प्रताप के घोड़े से पल गया हवा का पाला था। जो राणा प्रताप का घोड़ा है वो इतना तेज दौड़ता था कि हवा को भी पीछे छोड़ देता था, हवा से उसका मुकाबला होता था। गिरता न चेतक तन पर, जो चेतक का कभी तन के ऊपर राणा प्रताप का घोड़ा नहीं गिरना देता था। उससे पहले ही वह दौड़ रहा अरिमस्तक, अरिमस्तक मतलब अरि का मतलब होता है शत्रु, अरिमस्तक पर वह या आसमान का घोड़ा, वह दुश्मन के मस्तक पर ऐसे दौड़ता था जैसे एक छोर से दूसरी ओर चला जाता है और पता भी नहीं चलता था वो एक ओर से दूसरी ओर कब आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पंक्तियां, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर उड़ जाता था, यदि तनिक हवा से भी उसकी बाग या लगाम होती है वो हिल जाती थी तो वो इतनी देर में तो यहाँ से वहां उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। एक मिनट, यहाँ पर इन पंक्तियों में कहा गया है कि हवा, यदि चेतक की लगाम हवा से भी हिल जाती थी तो इतने देर में तो अपने सवार को लेकर, जो उसके ऊपर सवार है उसको लेकर उड़ जाता था। और राणा की पुतली मतलब आंखों के जो हमारा काला हिस्सा होता है उसको फिरने देते, देखो कितना टाइम लगता है फिरने में, उससे पहले तो चेतक मुड़ जाता था। तो आप सभी समझ रहे हैं कि सभी पंक्तियों में जो चेतक है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, उसकी वीरता का प्रदर्शन किया गया है, उसकी चाल के बारे में बताया गया है। जब भी आपको ऐसी पंक्तियां मिले तो आप पंक्तियों को देखकर लगा देना। चेतक की वीरता के बारे में बताया गया है और इसके कवि को अच्छे से याद रखना। अपने व्याख्या इस कविता में कवि श्याम नारायण पांडे, इसके जो चेतक की वीरता से कवि कौन है? श्याम नारायण पांडे हैं। प्रताप के वीर घोड़े चेतक की अद्भुत गति और साहस का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि युद्ध के मैदान में चेतक इतनी तेजी से दौड़ता है कि हवा भी उसके सामने धीमी लगती है। वह इतना समझदार था कि महाराणा प्रताप के इशारा करने आंख की पुतली हिलने से पहले ही दिशा बदल लेता था। चेतक दुश्मनों के सिर पर वह बहादुरी का प्रदर्शन कर रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ रहा हो। ठीक है, तो जो इसके कवि हैं वो है श्याम नारायण पांडे, वो हिंदी के प्रसिद्ध वीर रस के कवि हैं। हल्दी घाटी मैंने आपको कल भी बताया था कि हल्दी घाटी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है और हल्दी घाटी में से ही चेतन की जो वीरता है वो लिया गया है, अंश लिया गया है। जौहर इसकी प्रसिद्ध रचना है, दोनों रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चाहे एग्जाम में आए या ना आए,
एचटेट के ना सही आप अदर एग्जाम के लिए इनको याद रख लो। अपनी कविताओं में देशभक्ति और वीरता का ओजस्वी रूप देखने को मिलता है। ठीक है, तो चेतक किसके घोड़े का नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ठीक है, चेतक की तुलना किससे की गई थी? हवा से की गई थी। अरिमस्तक शब्द का अरि क्या होता है? अरि होता है शत्रु। ठीक है, चेतक महाराणा प्रताप के किस इशारे पर मुड़ जाता था? तो पुतली फिरने पर ही मुड़ जाता था। ठीक है, कवि के अनुसार चेतक कहाँ दौड़ पड़ा? तो कहाँ दौड़ पड़ा था? रण बीच में। चेतक की वीरता कवि के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। ठीक है, रण बीच चौकड़ी भरने का अर्थ क्या है? चौकड़ी भरने का छलांगे लगाना, बहुत तेज गति से दौड़ना। ठीक है, इस कविता में किस रस की प्रधानता है? कविता को पढ़ने से और पंक्तियों को पढ़ने से हमें पता लग रहा है कि वीर रस की प्रधानता है। और जो श्याम नारायण पांडे हैं वो वीर रस के कवि हैं। बाघ हिलना मतलब लगाम, बाघ का अर्थ होता है लगाम। चेतक को निराला क्यों कहा गया था? उसके सुंदर रंग के कारण, उसकी अद्भुत गति और वीरता के कारण उसको क्या कहा गया था? अद्भुत कहा गया था। अगला चैप्टर है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक का परिचय। जो हिंद महासागर में हमारा छोटा सा हिंदुस्तान है, इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। वे एक महान ओजस्वी कवि होने के साथ साथ उत्कृष्ट गद्यकार भी हैं। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं का गहरा पुष्ट मिलता है। गद्य की विधा क्या है? ये हमारा यात्रा वृत्तांत है। कौन सा? तो हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा यात्रा वृत्तांत है, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा मॉरिशस यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, और आपको याद कैसे होंगे? जितने भी हमारा 13 चैप्टर हमने किए हैं, एक कॉपी पेन लीजिए, उनके ऊपर सभी चैप्टर का नाम लिखिए और साथ में उनकी जो भी आत्मकथा है उसको लिख ली, जो भी गद्य की विधा है वो लिख लीजिए। एक झटके में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो यह पाठ यात्रा वृत्तांत की विधा में लिखा गया है और लेखक ने मॉरिशस की अपनी यात्रा का संजीव और रोचक वर्णन किया गया है। कल ही हमने ये चैप्टर किया है। पाठ का सारांश, ये की पॉइंट है। जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा उनको अच्छे से समझ में तो नहीं आएगा, बट ये है उनको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। यह अध्याय लेखक को दिल्ली से मॉरिशस तक की यात्रा पर आधारित है। दिल्ली से मॉरिशस तक की यात्रा पर वो बीच में अफ्रीका भी गए थे और एक कंट्री और गए थे। कहाँ पर गए थे? मेरे माइंड से निकल गया। लेखक मॉरिशस का एक छोटा सा हिंदुस्तान कहा। क्या कहा था? छोटा सा हिंदुस्तान कहा, क्योंकि वह संस्कृति और आबादी में भारतीय जैसी बसी हुई थी। नैरोबी का अनुभव, नैरोबी केन्या गए थे वो। तो केन्या का अनुभव, नैरोबी क्या है? जो केन्या की राजधानी है। मॉरिशस जाने के रास्ते लेखक नैरोबी केन्या में रुके। वहाँ नेशनल पार्क घूमने जाते हैं और वहाँ चिड़ियाघर नहीं बल्कि एक विशाल जंगल है जहाँ जानवर खुले घूमते हैं। शेरों के दर्शन, लेखक ने बताया कि नैरोबी नेशनल पार्क में शेर इंसानों और कारों से बिल्कुल नहीं डरते थे। शेर अपनी मस्ती में सोए रहते हैं। पर्यटकों की गाड़ी उन्हें घेर कर खड़ी रहती है और फिर भी वो बेपरवाह रहते हैं। प्रकृति और पशु, पार्क में बंदरों और लंगूरों की शरारतें और शेरों की बेरुखी लेखक को बहुत प्रभावित करती है। लेखक को लगता है कि यह वहाँ के शेर पर्यटकों को तुच्छ समझते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक जुड़ाव, पाठ का मुख्य उद्देश्य मॉरिशस। ठीक है, तो पाठ का जो मुख्य उद्देश्य था ना, मॉरिशस देश है ना, जो उसकी संस्कृति के बारे में बताना था। जो वहाँ पर मतलब जो 52% तो वहाँ पर भारतीय रहते हैं और वहाँ के किस एरिया के ज़्यादा रहते हैं? जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है और वहाँ पर ऊख की खेती की जाती है। ऊख मतलब ईख की खेती की जाती है। तो वहाँ पर भारतीय कल्चर के बारे में बताया है। वहाँ के भारत के जो धार्मिक मतलब जो धार्मिक वो है त्योहार हैं वो मनाए जाते हैं। वहाँ पर शिवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और उस दिन सभी लोग जो हिंदुस्तानी हैं वो क्या करते हैं? वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, गांधी टोपी धारण करते हैं और एक परितालाब है वहाँ से पानी लाकर अपने शिवालय में शिव जी को स्नान करवाते हैं, जैसे हमारे यहाँ हरिद्वार से लेकर आते हैं। तो मैंने आपको, जिसने नहीं पढ़ा तो थोड़े शब्दों में आपको चैप्टर के बारे में बता दिया। सांस्कृतिक जुड़ाव, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों और उनकी संस्कृति के प्रति उनका सम्मान प्रकट करना। 7 समुद्र पार भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, हिंद महासागर में छोटा सा महासागर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। यह पाठ साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? यात्रा वृत्तांत। लेखक दिल्ली से कब रवाना हुए? 15 जुलाई को। मॉरिशस जाते समय लेखक को किन शहरों में 2 दिन रुके थे? नैरोबी। और लेखक ने नैरोबी नेशनल पार्क के बारे में क्या बताया? यह शहर क्या एक बहुत बड़ा जंगल है। नेशनल पार्क में सड़क पर गाड़ियां कौन घेरे हुए थे? बंदर और लंगूर घेरे हुए थे, क्योंकि लोग उनको खाने के लिए देते थे तो इसलिए वो हर गाड़ी मोटर गाड़ी को घेर लेते थे। शेरों को देखने के लिए लेखक के साथ
और कौन मौजूद था? 8-10 मोटरें मौजूद थीं। शेरों का व्यवहार पर्यटकों के प्रति कैसा था? वे पर्यटकों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। लेखकों ने छोटा हिंदुस्तान किसे कहा? मॉरिशस को कहा था। लेखक नैरोबी में किस लोभ के कारण रुक गए थे? भारतीयों और अफ्रीकी शेरों से मिलने के लिए। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है पेड़ की बात, जो हमने आज ही किया है। पाठ का विवरण। यह पाठ पेड़ की बात एक वैज्ञानिक दृष्टि वाला निबंध है। सबसे पहले निबंध याद रखना। इसमें एक नन्हे बीज के मिट्टी के नीचे दबे रहने से लेकर अंकुर फूटने और विशाल वृक्ष बनने की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरल और रोचक भाषा में समझाया गया है। पाठ में बताया गया है कि कैसे पेड़ पौधे हमारी तरह जीवित हैं और उनमें संवेदनाएं भी मिलती हैं। संवेदनाएं मतलब फीलिंग भी मिलती हैं। लेखक का परिचय। पाठ के लेखक भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु हैं। उन्होंने दुनिया का सबसे पहला प्रमाणित किया था कि पेड़ पौधे में भी जीवन होता है। वे दर्द खुशी महसूस करते हैं और यह पाठ उन्हें वैज्ञानिक शोध और प्रवृत्ति का सुंदर उदाहरण है। गद्य की विधा क्या है? यह पाठ गद्य व निबंध विधा है के अंतर्गत आता है और मुख्य रूप से वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित विज्ञानपरक निबंध है। महत्वपूर्ण बिंदु जो इस पाठ के अंदर है, की पॉइंट लगा लो आप। बीज लंबे समय तक मिट्टी के नीचे सोए रहते हैं। वर्षा ऋतु सूरज की रोशनी मिलने पर बीज ढक्कन दरक जाता है और अंकुर बाहर निकल जाते हैं। पेड़ के दो मुख्य भाग होते हैं, जड़ और तना। पेड़ भी मनुष्यों की तरह भोजन करते हैं और बढ़ते हैं। तो अब हम करते हैं इसके MCQ। पेड़ की बात पाठ के लेखक कौन हैं? जगदीश चंद्र बसु। बीज मिट्टी के नीचे कब तक दबे रहते हैं? बहुत दिनों तक। बीज के भीतर क्या होता है? अंकुर जो पेड़ का अंश मिट्टी के भीतर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। अंकुर जो अंश ऊपर की ओर उठता है उसे क्या कहते हैं? तना कहते हैं। बीज का ढका होना कब दरक जाता है? पानी बरसने और सूरज की रोशनी पर दरक जाता है। और गमले में औंधा लटकाने पर पौधे किस दिशा में बदलाव आता है? जड़ नीचे और तना ऊपर की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि पेड़ को बढ़ना ऊपर की तरफ ही होता है। तो पेड़ पौधों के बारे में कौन सी बात आश्चर्यजनक है? जड़ हमेशा नीचे और तना हमेशा ऊपर रहता है। पेड़ की बात किस विधा की रचना है? निबंध। पाठ में अंकुर की तुलना किससे